हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लें और टॉपिक को डिटेल में समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप उसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे का लॉजिक डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होगा, इसलिए जर्नल को बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। जर्नल के बेसिस पे इमीडिएटली लेजर पोस्टिंग भी हो जाता है। तो ये दोनों जो स्टेप है वो पूरे साल कंपनी जो है वो परफॉर्म करती रहती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होंगे उसका जर्नल और लेजर दोनों बनाते हैं। देन वंस इन अ मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स ट्रायल बैलेंस बनता है टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। तो ये चैप्टर में क्वेश्चन में हमको दिया होगा ट्रायल बैलेंस एंड इसके बेसिस पे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस क्या है? तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंड बिजनेस का पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये नॉर्मल लेजर अकाउंट है। तो लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट, particulars amount। ना ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फिक्स ट्रांजैक्शंस है। जैसे सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद परचेज। अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखना है, बट परचेज इनर कॉलम में लिख के उसमें से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना है। क्रेडिट साइड में सेल्स इनर कॉलम में लिख के माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 फिक्स ट्रांजैक्शंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। एंड इसके अलावा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? ये वो एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री पे इनकर होते हैं और वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल वेजेस टू वर्कर्स, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उसका मैं एक कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद अगर ट्रेडिंग अकाउंट टैली नहीं हो रहा है एंड क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट इज इनकम, डेबिट इज एक्सपेंस। तो अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, एंड अगर एक्सपेंस का टोटल ज्यादा है और इनकम कम है तो मिल जाएगा लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी नॉर्मल लेजर अकाउंट है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars amount। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ये P&L अकाउंट के ऑपोजिट में ट्रांसफर होगा, और अगर ग्रॉस लॉस है तो P&L के डेबिट में। प्रॉफिट या लॉस लिखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्शन में इनकर नहीं होते हैं, ये यूजुअली ऑफिस पे इनकर होते हैं।
तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, सैलरी, कमीशन, इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कंप्लीट लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा इनडायरेक्ट इनकम। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कुछ डायरेक्ट इनकम नहीं लिखा, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, दैट इज सेल्स। इसके अलावा और कोई भी डायरेक्ट इनकम नहीं होती, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बस सेल्स आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे इनडायरेक्ट इनकम्स आएंगे, तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसका भी कंप्लीट लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करने के बाद अगर P&L अकाउंट टैली नहीं होता है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो हो जाएगा नेट लॉस। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद नेक्स्ट बनता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से काफी अलग है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। इसीलिए यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं, बट बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज साइड एंड एसेट्स साइड। तो लेफ्ट में लायबिलिटीज, राइट में एसेट्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड एंड डेट। So P&L भी for the year ended and date. Why for the year ended? तो पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस हुए, जितना परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम्स हुए, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसीलिए वही वर्डिंग्स यूज होते हैं कि पूरे साल में ये सब ट्रांजैक्शंस हुए। जबकि बैलेंस शीट में वर्डिंग यूज होता है एज ऑन और डेट। क्यों? तो बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स का पोजीशन है, और वो सिर्फ एक ही दिन के लिए ट्रू है। अगर हम 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस दिन पे ये एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन थी, अगले दिन 1 अप्रैल को वापस ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए हम ये वर्डिंग्स यूज करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। देन वन मोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के बीच में है, बिकॉज बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसके आगे टू या फिर बाय नहीं लिखना है। तो बिकॉज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से डेबिट साइड में टू आता है, क्रेडिट साइड में बाय, यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स डायरेक्ट लिखने हैं, टू और बाय लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ट्रेडिंग P&L में हमने एक ऑर्डर डिस्कस किया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर इस ऑर्डर में आप ट्रांजैक्शंस लिखोगे तो कुछ भी ट्रांजैक्शन छूटेगा नहीं। वैसे ही बैलेंस शीट में जब लायबिलिटी और एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं तो एक फिक्स ऑर्डर है जो हम फॉलो कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी किया और किसी भी ऑर्डर में लायबिलिटी और एसेट्स लिख दिए तो भी आंसर गलत नहीं बोल सकते। अब ऑर्डर कौन से हैं? तो एक है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है पहले वो लायबिलिटीज एंड एसेट्स रिकॉर्ड होंगे जो लिक्विड हो, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। तो लायबिलिटीज साइड पे करंट लायबिलिटीज पहले आएंगी और एसेट साइड पे करंट एसेट्स पहले आएंगे, उसके बाद कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज और एसेट्स में फिक्स एसेट्स। तो लिक्विड एसेट लायबिलिटी ऊपर लिखो एंड इललिक्विड एसेट लायबिलिटी नीचे। दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी में एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ लिक्विडिटी होगा, जो फिक्स्ड एसेट्स है वो पहले रिकॉर्ड होंगे,
जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो पहले रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो जैसे मैंने बोला इनमें से कोई एक ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में किसी एक ऑर्डर से बनाने को बोला है तो वो करना पड़ेगा, अदरवाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग एंड P&L को बैलेंस करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, जबकि बैलेंस शीट हमेशा लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल सेम आना चाहिए। जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वैसे ही बैलेंस शीट भी टैली होनी चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि जो ट्रेडिंग P&L हमने बनाया है वो सही है। तो ये हमने कंप्लीट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स के बेसिक लॉजिक या फॉर्मेट। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।